नमस्कार दोस्तों, मैं तर्क हरियाणा से जर्नैल सिंह आपका स्वागत करता हूं तर्क हरियाणा पे। और जिस तरह दोस्तों आपको बता दें कि आज जो हमारी पूरी टीम है वो हांसी कोर्ट के सामने पहुंची है। और हांसी कोर्ट के सामने जो किसानों का धरना है वो लंबे समय से जारी है। और इस धरने का कारण मैं आपको बता देता हूं क्यों ये धरना लगाया हुआ है। हालांकि नारनौल के अंदर जब लाठीचार्ज हुआ, पुलिस के लाठीचार्ज के अंदर कुलदीप सातरोड़ जो है उसको चोट लगी और वो कुलदीप सातरोड़ से जो है वो हिसार जिंदल हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। वो अपनी मौत और ज़िंदगी से लड़ रहा है। उसी को लेकर जो ये किसानों का धरना है वो लगातार हांसी कोर्ट के आगे लगाया गया है। और यहाँ किसान भी हमारे साथ बैठे हैं, बातचीत करवाएंगे आपकी और किस तरह की प्रतिक्रिया आती है और जानने की कोशिश करेंगे कुलदीप सातरोड़ की तबीयत अब किस तरह की है। की जांच व ऑपरेशन के लिए इलाहाबाद का सबसे आधुनिक आंखों का अस्पताल सिटी आंखों का अस्पताल व चश्मा घर रहते हैं। वेल क्वालिफाइड स्टाफ, सफेद मोतिया के लेंस, ऑपरेशन पुराना बीडीओ ऑफिस के सामने, मेन बाजार इलाहाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं तर्क हरियाणा के लिए जर्नैल सिंह आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूं। जिस तरह आप सभी दोस्तों को पता है कि कुलदीप राणा जो कि सातरोड़ से है, हमारा भाई, किसान भाई को नारनौल के अंदर लाठीचार्ज के अंदर चोटें आई थी और अब वो जिंदल हॉस्पिटल के अंदर अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है। उसी की तबीयत के बारे में वकील साहब हमारे साथ हैं, जिनसे इनसे बातचीत कर लेते हैं किस तरह उनकी तबीयत है, अब मौके की हालत क्या है, सिचुएशन क्या है। सर नमस्कार। नमस्ते जी। सर कुलदीप सातरोड़ राणा की अगर बात करें तो उसकी तबीयत अब किस तरह की है? अभी एक साथी वहाँ से आए, अनिल शर्मा जी जी हॉस्पिटल से। उन्होंने ये सूचना दी है कि शायद भगवान की मेहरबानी होगी और वो जल्दी ठीक होगा। उसके शरीर का एक हिस्सा काम कर रहा है। जी जी। तो सर जिस तरह अगर सरकार की बात करें तो सरकार ने तो खेल बना लिया। खेल किस तरह बना लिया? पद्मश्री अवार्ड उनको दिया जाने लग रहा है जो नाचने का काम करती हैं। जो पीछे एकता कपूर है उसको एक पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। जो पीछे हमारे भारतीय सैनिकों की उसने कड़ी बेइज्जती की थी, उसके ऊपर वेब सीरीज बनाई थी। क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को इन अवार्डों को अब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब इनकी कोई महत्वता बची नहीं है। कंगना रनावत जी को पद्मश्री अवार्ड देना, जो लकड़ी का घोड़ा और प्लास्टिक की तलवार लेके और जो झांसी की रानी अपने आप को साबित कर रही है लोगों के बीच में, और हमारे कुछ तथाकथित हिंदू भाई, जिनको मैं भी इस धर्म को मानता हूँ, सनातन धर्म को, लेकिन जो भाई इसको हिंदू शेरनी बोलते हैं, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ तो बहन के लायक भी नहीं है, कहने के लायक नहीं है। और सरकार ने ऐसी औरत को पद्मश्री पुरस्कार देना, इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती। जो औरत पद्मश्री पुरस्कार के बाद ये कहे कि 1947 में जो आज़ादी थी वो हमें भीख में मिली थी, यानी असली आज़ादी तो 2014 में जब मोदी आया है तभी मिली है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आप जैसे साथियों का कि जन जन की आवाज़ को पहुँचाने की बात करते हैं लोगों के बीच में। नहीं तो जो बड़े चैनल हैं वो तो इतने बेशर्मी बेहयाई से प्रस्तुत करते हैं कि शायद आज़ादी से पहले ये चैनल अगर होते देश में तो ये गुलाम रहने के हमें इतने फायदे बता देते कि शायद देश में क्रांति ही ना होती। तो मैं उसके बयान का मैं निंदा करता हूँ। और माननीय मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ, जरा सी नैतिकता और शर्म है तो एनडीए गवर्नमेंट को वो पद्मश्री जैसा सम्मान जो है उससे वापस ले लेना चाहिए। और उसके साथ साथ जो ये कहे कि किसान आतंकवादी हैं और 1947 में जो आज़ादी थी वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, तो ऐसे वाहियात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके देशद्रोह का उसको जेल में डाल देना चाहिए। तो सुदेश गोयत जी हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करना। मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। जिस तरह वकील साहब ने बताया कि जो ये कंगना रनावत है या एकता कपूर की बात करूं तो इनको पद्मश्री अवार्ड सरकार दे के सम्मानित करना, सरकार साबित क्या करना? एक तरफ तो किसान है वो सड़कों पे बैठा है अपनी मांगों को निरंतर लेकर, और इनको कभी खालिस्तानी बता रहे हैं, कभी कुछ। क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहूँगी कि जो सरकार के दल्ले बने हुए हैं, जो सरकार उनसे कहलाना चाहती है वो लोग मीडिया में आके कहते हैं, उन्हीं को सरकार अवार्ड दे रही है। और जो कंगना रनौत ने ये कहा कि 1947 में
आज़ादी भीख में मिली थी। कंगना रनौत से कहना चाहती हूँ कि आप उन शहीदों का अपमान कर रहे हो, जिन हमारे लाखों भाइयों ने कुर्बानी दे के हमें आज़ाद कराया था। आप अपमान कर रहे हो शहीद भगत सिंह का, शहीद उनके जितने भी साथी हमारे शहीद हुए हैं उनका अपमान कर रही है ऐसा बोल के। लेकिन ये औरत नाम पे एक धब्बा है कंगना रनौत, मैं उनको औरतों की गिनती में नहीं करती। उन्होंने किसान आंदोलन पे कई बार ऐसी टिप्पणियां की हैं, कभी हमारे किसान भाइयों को आतंकवादी बोल रही है वो, कभी माताएं बहनें जो पंजाब से आई थी उनको कहा गया कि ये तो 100-100 रुपये में पैसे लेके यहाँ पे बैठी हुई है। जो औरत खुद पैसों में बिकती होगी तभी तो उसको, हमारी माताओं बहनों को वो ऐसा बोल रही है। शायद वो हर काम पैसा लेके करती होगी, पैसा शायद उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होगी, लेकिन किसान बहनें, किसान मजदूर बहनें वो अपनी मेहनत का खाती हैं, वो हराम की कमाई नहीं खाती, वो मेहनत का खाती है और इज्जत का खाती हैं। किसान मजदूर बहनें वो बहनें हैं जो एक टाइम भूखी रह लेंगी लेकिन अपनी इज्जत को दाव पे नहीं लगाएंगी। और तुम जैसी महिलाओं को तो मैं कहती हूँ ना कि औरत नाम पे तुम धब्बा हो, तो इनकी औकात नहीं है। कुलदीप की तबीयत को लेकर बात करें तो अब तबीयत किस तरह की है? अभी तबीयत थोड़ा सा आराम है, मैं कहूँगी कि दवाइयों से ज़्यादा दुआएं काम कर रही हैं। हमारे भाई ने आज 11वां दिन हो गया, आंखें नहीं खोली हैं, कुछ शब्द नहीं बोले, लेकिन पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं शक के नजरिए के अंदर है, क्योंकि पुलिस जो है आजकल डॉक्टर बताते हैं भी इसको क्या प्रॉब्लम थी, कितनी प्रॉब्लम थी, लेकिन जो हांसी की एसपी है उसने इस तरह का बयान दिया है कि इसको मिर्गी आती थी। हाँ, मैं एसपी साहिबा से मिलने गए थे, मीटिंग हुई थी उस दिन हमारी। हमने ये सवाल किया था कि आप एसपी का काम ना करके आप ऐसे बात करें जैसे आप सांसद की वकील हैं, और बाद में हमें बोला जा रहा है कि आप ना वो सबूत ले आओ गाड़ी से उतरते हुए इंसान का और आपके भाई को मारते हुए का। मैंने कहा कि आपके पास तो कोई सबूत है? मेरे भाई ने शीशा तोड़ा, कोई भी वीडियो है, सबूत? उनका मुंह बंद था, उनके पास कोई जवाब नहीं था इस बात का। हमारे किसान भाइयों को जेल में ठूस दिया जाता कि सांसद की गाड़ी का शीशा तोड़ने के जुर्म में बिना सबूत के, और हमारा भाई जो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, 2 आई विटनेस होते हुए भी उस अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। तो मैंने उनसे भी, डीसीपी से भी मीटिंग हुई थी परसों, हमारी ज्ञापन दे के आए थे, हम हिसार गए थे, उनसे भी यही कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे नेता के तो गाड़ी का शीशा टूट जाए तो लोगों को जेल में ठूस रहे हैं। हमारा भाई की जान और जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, उसके अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। अगर हम झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, इसका फैसला कोर्ट करेगा, ना कि एसपी साहिबा। एसपी साहिबा को हुक्म देना चाहिए कि एसएचओ फटाफट मुकदमा दर्ज करे। हम झूठे सच्चे तो कोर्ट का काम है, बट ऐसा साफ साफ उनके चेहरे से दिख रहा था। कोई भी ऑफिसर, चाहे डीसी साहिबा से भी मिले हम, एसपी से भी मिले, एसडीएम से भी, सबसे मुलाकात हो चुकी, सबके चेहरे ये बता रहे हैं कि वो अपना काम करने के लिए उनके हाथ बंधे हुए हैं। सिर्फ सरकार का दबाव उनके ऊपर, सरकार जो कहेगी वो काम ये करेंगे। सरकार की एक ही मंशा है, किसानों को उकसाओ, किसानों को इतना मजबूर कर दो कि किसान अपने हाथ में कानून लेने के लिए मजबूर हो जाएं। लेकिन हम लोग 12 महीने हो जाएंगे थोड़े दिन में। हम अनुशासन में रहते हुए शांतिपूर्ण ढंग से बॉर्डरों पर डटे हुए हैं, और आगे भी हम शांति से रहते हुए, क्योंकि शांति और अनुशासन हमारा सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ी ताकत है। इसी से सरकार डरी हुई है। सरकार हमें उकसाना चाहती है, लेकिन हमारे जो 40 आगू हैं वो बहुत समझदार लोग हैं। हमारी उम्र से ज़्यादा तो उनको आंदोलन लड़ते हुए हो गए, तो वो जो हमेशा हमसे रिक्वेस्ट करते कि अनुशासन में रहें, शांति बनाए रखें, तो एक दिन हम शांति में रहते हुए हमारे हक जरूर लेंगे। और रही बात हमारे भाई कुलदीप राणा की, वो बहुत जल्द स्वस्थ हो गए, क्योंकि इतने लाखों भाइयों की दुआ में बहुत असर है, बहुत जल्द ठीक होकर हमारे बीच में होंगे। सुदेश जी, जिस तरह बात करूँ संयुक्त मोर्चे को लेकर, बस्ताड़ा टोल प्लाजा की बात करूँ या पीपली लाठीचार्ज की बात करूँ, लगातार मैंने इन सभी मामलों को, जैसे सिरसा के मामलों को, सिरसा किसान आंदोलन को लेकर बात करूँ, पक्के मोर्चे को लेकर बात करूँ, लगातार पुलिस जो है किसानों को प्रताड़ित कर रही है, पुलिस किसानों पर लाठीचार्ज कर रही है। बड़ा फैसला क्यों नहीं लिया जाता? देखिए, बड़ा फैसला सरकार तो यही चाह रही है, बड़ा फैसला क्या लें आप? पुलिस फोर्स सरकार के पास है, गुंडों की सरकार है, हम सरकार से किससे लड़ सकते हैं? हथियार हम उठाना नहीं चाहते, हमारे हाथ बांधे हुए हैं संयुक्त किसान मोर्चा ने। अगर हम मान लीजिए हथियार भी उठाते हैं, नुकसान किसका होगा? अगर पुलिस वाले भाइयों के सामने नेता तो आएंगे नहीं, पुलिस वाले भाइयों वो किसके? किसानों के बच्चे हैं। इधर से मरेंगे तो किसान का मरेगा, जवान की तरफ से मरेगा तो किसान का मरेगा। अगर कुछ करेंगे बड़ा तो हमने ठान लिया, अगर कभी ऐसी नौबत आ गई आमने सामने की तो हम पुलिस वालों को नहीं मारेंगे, नेताओं को चुन चुन के उनके घर से निकालेंगे। सरकार जो गुंडों की सरकार बनी हुई है ना, वो जानबूझ के किसानों को, निर्दोष किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज 307 की धाराएं लगा रही है, जेल में डाल रही है। मतलब अत्याचार की एक सहन शक्ति की, मैं हमेशा कहती हूँ सहन शक्ति की सीमा होती है। जिस दिन किसानों की सहन शक्ति खत्म होगी ना, तो इन नेताओं को कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, चाहे ये खट्टर हो, दुष्यंत हो, मोदी हो।
तो वकील साहब से लास्ट सवाल कर लेते हैं। तो वकील साहब, जिस तरह बात करूँ ये कुलदीप के इलाज को लेकर, कुलदीप राणा के इलाज को लेकर सरकार से किसी तरह की मांग रखना चाहोगे? हम इलाज, जब मुनसिफ ही कातिल हो तो उससे मदद की गुहार नहीं की जा सकती। सरकार से उसके इलाज की मदद की बजाय पहले हम कहेंगे इलाज तो किसान उसका करवा लेगा, उसको इंसाफ दे दीजिए। पहले किसान पहले इंसाफ चाहता है, इलाज किसान खुद करवा लेगा। अगर सरकार के हवाले उसको छोड़ते हैं तो इतनी बेशर्म और जालिम सरकार उसको मरवा भी सकती है। जी सर, वकील साहब, जिस तरह FIR की बात करूं तो FIR तक भी दर्ज नहीं की गई। यही तो दुर्भाग्य है हमारे देश का। जी जी। मैंने अपने संबोधन में यही तो बताया था कि ऐसा तो कभी ये जालिम अंग्रेज ने भी हमारे साथ नहीं किया था जो सरकार हमारे साथ कर रही है। जी। प्राथमिकी दर्ज करना, दर्ज करवाना, आप मेरे खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज करवा रहे हैं, उसकी विवेचना, उसका परीक्षण बाद में होता है। उसके इसका ट्रायल कोर्ट में होती है, कौन दोषी है, निर्दोष है, सही है, गलत है, वो तो बाद की बात है, जैसे मैडम ने बताया। तो वो तो प्राथमिकी दर्ज करवाना इस देश के हर नागरिक को, ये तो कानूनी राइट है। लेकिन ये जो मैं आपके साथी से कहूँगा दिखाए, या 200-400 किसान बैठे हैं और हजारों की संख्या में यहाँ पुलिस को डिप्लॉय कर दिया, पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगा दिया, क्या ऐसा लगता है कि हम आज़ाद देश में हैं? हमें बंदूकों के पहरे में अपनी बात कहने के लिए बाध्य कर दिया गया है। लेकिन इनके दिमाग में एक बात है कि जो अन्य तंजीमें, अन्य जो मूवमेंट होते हैं, वो सरकार की तानाशाही रवैये से डर जाते हैं, सरकार की तानाशाही से डर जाते हैं। किसान डरने वाला नहीं है इस बात से। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, मैं उस जो हाई प्रोफाइल मीडिया अपने आप को घोषित करती है, जो बड़े बड़े चैनल हैं, जो तथाकथित राष्ट्रवादी चैनल हैं, उनको भी इस हक और हकूक़ की लड़ाई में, हम ये नहीं कहते आप किसान के समर्थन की बात कीजिए, लेकिन इतना तो हम ज़रूर कहेंगे कि आप निष्पक्ष अपनी बात रखिए। आप जो वाहियात लोग हैं उनको इतना बड़ा हीरो मत बनाइए कि जहाँ किसान का आंदोलन दब जाए। 800 लोग शहीद हो गए, लेकिन उस मीडिया को आर्यन खान दिखाई देता है, 2 ग्राम ड्रग्स की पुड़िया दिखाई देती है, या समीर वानखेड़े दिखाई देता है, कभी कंगना दिखाई देती है। मतलब इससे ज़्यादा वो मीडिया बढ़ नहीं रही। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। ये लोकतंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ है मीडिया। अगर ये छोटे चैनल आप जैसे साथी नहीं होते, मुझे लगता है कि किसान की और आम जन की बात हम एक दूसरे के पास नहीं पहुंचा सकते। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुदेश गोहित और वकील साहब, जिन्होंने अपने विचार हमारे साथ रखे। इनके विचार आपको किस तरह के लगे, आप हमें कमेंट जरूर कर दीजिए। कमेंट करके दोस्तों ये बताना मत भूलें कि वीडियो किस तरह की लगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।